हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जी, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे इमेज क्या है, फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे समतल दर्पण में पहले, है ना। फिर बारी बारी से अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम सबसे पहले टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो थोड़ा सा खाली आप पिछले बातों को देख लीजिए यहाँ पर कि वक्रता, त्रिज्या, ये जो है वक्रता, त्रिज्या जिसको हम सूचित करते हैं आर से, क्या है, और ये फोकस दूरी जिसको हम सूचित करते हैं एफ से, ये क्या है ना। इन दोनों का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कहता है कि अगर कोई गोलीय दर्पण में हम ले लेते हैं एक अवतल दर्पण, ठीक है। हमने एक क्या ले लिया है, जल्दी से बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ले लिए हैं? तो हम ले लिए हैं एक अवतल दर्पण, ठीक है। इस अवतल दर्पण में ये जो अवतल दर्पण है किसी गोलीय कांच का ही टुकड़ा है ये, तो ये हमने इसका बचा हुआ पार्ट बना दिया। तो इस गोलीय कांच को बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं गोलीय कांच किसी गोले का भाग होगा और उसका सेंटर हो गया ये सी, ठीक है। अब कहीं से भी मिला दीजिए, सेंटर से अवतल दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता, त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा? वक्रता, त्रिज्या। उसी प्रकार से इस दर्पण का मिडिल पॉइंट होता है जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसको मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? वक्रता, त्रिज्या। और इससे जाने वाले जो भी अक्ष होता है उसको हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब कहता है कि अगर हम कहें कि इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है, ठीक है। तो दर्पण से, इस अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगा, किसके बिंदु से? तो मुख्य अक्ष के बिंदु से। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाता है, यानी इस पॉइंट से जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। अब ये जो फोकस आप देख पा रहे हैं और यहाँ जो दर्पण देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी, ठीक है। और ये जो आप सेंटर देख पा रहे हैं और वो जो ध्रुव देख पा रहे हैं, दर्पण में जो सारी डिस्टेंस होती है वो सारे ध्रुव से मापी जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ध्रुव से ये जो सेंटर पे की डिस्टेंस जो है उसको हम लोग कहेंगे वक्रता, त्रिज्या। तो इन्हीं दोनों में क्या संबंध है, इसी को हम लोग आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक खूबसूरत सा अवतल दर्पण ले लेते हैं। इस फार्मूला को हम अवतल दर्पण में सिद्ध करके हम बताएंगे कि आर और एफ में क्या रिलेशन है। तो आइए, लीजिए। तो ये आपके सामने जो है अभी अवतल दर्पण बन के क्या है? तैयार है। अभी हम फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देता हूँ, इसको F को और इसको, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ बातें लिखना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है M और यहाँ पर लिख दिया है mm डैश, है ना। तो यहाँ पर mm डैश क्या हो गया? तो लिख लीजिए, माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है ना। mm डैश से क्या है? अवतल दर्पण है। तो मैं क्या करूं, अवतल दर्पण है तो जिसकी वक्रता, त्रिज्या, क्या ले लें? आर, है ना।
वक्रता त्रिज्या कहाँ से मापाएगा बताइए, मापिएगा बताइए। ये जो सेंटर देख रहे हैं, सेंटरवा जो देख रहे हैं ना, सेंटरवा और ये ध्रुववा, तो ये सेंटरवा से ध्रुवा के बीच का डिस्टेंस हुआ, तो ये सेंटरवा कहाँ है, तो सेंटरवा के ठीक यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये हो गया सेंटरवा का रेंजवा, है ना। यहाँ से चल जाते हैं एकदम सीधे, ये वक्रता त्रिज्या होगा, ये ध्रुव के सामने रेंज बना लीजिए। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो वक्रता त्रिज्या r तथा अब हम यहाँ पे फोकस दूरी को दर्शाने वाले हैं। तो फोकस दूरी को दर्शाने के लिए आप एक किरण लीजिए, और वो किरण जो होना चाहिए वो मुख्य HPC के पैरेलल होना चाहिए। तो देख लीजिए, बिल्कुल पैरेलल हम दिखाने वाले हैं, समांतर हो गया। अब हम क्या करें बताइएगा। अब ये जो किरण है, ये जो किरण है, ये जो किरण है, कौन सा, ये किरण, इस किरण का नाम दे देते हैं A, और यहाँ पर हम लिख देते हैं B। तो ये किरण जो है मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो मान के चलिए कि हम पूरा परावर्तन को दिखाना चाहते हैं, तो हम इस सेंटर से यहाँ खाली मिला देंगे, तो यही जो है काम करेगा किसका, जल्दी से बताइए किसका काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका काम करेगा, जल्दी से बोलो। तो ये जो है काम करेगा भैया अभिलंब का काम करेगा, यानी ये कितना डिग्री यहाँ बनाएगा, 90 डिग्री। और ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया क्या, आपतित किरण। तो दोनों के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक, तो जितना है I यहाँ पे, उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित किरण जाएगी, है ना। परावर्तित किरण उतना ही एंगल बनाते हुए वापस आएगी। और कहाँ से जाएगा भैया बताइएगा, ये जाएगा कहाँ से, तो जाएगा फोकस से। कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो ये जो किरण है, यही हो गया परावर्तित किरण, और ये जो है परावर्तन कोण है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, क्या करें, चलिए। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर क्या है, तो फोकस है। तो फोकस F है, से लेकर के चले जाइए कहाँ तक, ध्रुव तक। तो ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा जल्दी से, फोकस दूरी। तो तथा फोकस दूरी क्या है, F है। अब फोकस दूरी तो निर्धारित कर लिए, तो अब क्या करें, फोकस दूरी को निर्धारित करने के बाद क्या करें, तो हमें जो काम करना है कि F एवं R में संबंध को दिखाना है ना। दोनों में क्या संबंध होगा, इसी को क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ें, दम धीमे धीमे दम बारीकी से समझिए, इसको पूरा समझ में आने वाला है आपको। अब हम क्या करें, कह रहा है आपको पता होना चाहिए कि R और F में जब संबंध निकालिएगा तो R = 2F आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हम जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए। R बराबर क्या है, 2F है। अगर हम ऐसा करें, 2F को 2 बार लिखें, F + F, कोई दिक्कत, 2F को मैंने A + F लिख दिया। यहाँ जो F है वो क्या है, PF है, PF है। एक बार फिर से F को क्या लिख देते हैं, PF लिख देते हैं। इतना में दिक्कत। अब अगर ऐसा हम करने में सफल हो जाएं, ये जो PF है ये बराबर हो जाए किसके, CF के, तो CF लिख दिए। ठीक है, अब ये जो CF है अगर हम इसके बराबर FB के बराबर हम कर दें, FB के बराबर कर दें, और ये FB कैसे बराबर होगा, तो इसको एकदम बराबर किसके बराबर, CF के बराबर कैसे होगा, तो बहुत ही आसान है। आप ये देख लीजिए कि ये कितना एंगल है, I, जल्दी से बोलिए। और ये किरण
और ये मुख अक्ष एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो और ये जो CB है वो समझ लीजिए कि तिर्यक रेखा है। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है एकांतर कोण के नाते क्या हो जाएगा, बराबर। और परावर्तन के नियम से I बराबर क्या है, R। तो अगर परावर्तन के नियम से ये दोनों एंगल बराबर है तो त्रिभुज में, आप कहिएगा त्रिभुज कहाँ सर, तो CFB, ये देख लीजिए। तो कहता है त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाले भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और यह समद्विबाहु त्रिभुज का कथन है। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके सामने के भुजा ये और इसके सामने के भुजा ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये देख रहे हैं कंडीशन सब फॉलो हो रहा है। अगर नहीं भी समझ में आया तो छोड़िए, हटाइए इतना। अब मैं इधर क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, छोड़िए। आपको ये कुछ नहीं समझ में आया भैया, कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया तो इधर आइए। आप मुझे बताइए कि ये I जो है इस एंगल के यानी कि BCF के बराबर होगा, किसी को दिक्कत, क्यों, एकांतर कोण के होने के नाते। फिर उसके बाद बताइएगा कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम बारे बारे से लिखते जाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे बोलने से आपको समझ में कम आएगा। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं हम, चूँकि AB समांतर क्या है, AB समांतर PC है तथा BC को मान लेते हैं कि यह तिर्यक रेखा है, तो ऐसा होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF, और कोण ABC जो है वो कितना है, I है। इतना में किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़िए। अब हम क्या करते हैं कि अब परावर्तन के नियम से, चूँकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि I = R। परावर्तन का नियम ये कहता है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए फिलहाल हम इस I को लेने में ज़्यादा फायदा है, तो मैं इस I को क्या करूं, BCF लिख दूं, BCF लिख दूं, या कोण BCF लिख दूं, लिख दिए, बराबर। ये R देख पा रहे हैं, इस R को नाम ले लीजिए, दूसरा नाम CBF, तो कोण CBF। ऐसा कहने से क्या होगा, तो ऐसा कहने से होगा कि जिस त्रिभुज में ये बातें हो रही है उस त्रिभुज में क्या होगा कि ये बराबर कोण जो दोनों है इसके सामने वाला भुजा यानी CF और I के सामने वाला भुजा यानी कि FB। तो यहाँ पर देखिएगा I के सामने, या हम कह रहे हैं BCF यानी I के सामने वाला भुजा कौन है, FB। तो FB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, FB जो भुजा है बराबर हो जाएगा किसके, तो इस आर्क एंगल के सामने यानी कि CBF के सामने, तो इसके सामने वाला भुजा CF, तो CF की क्या हो जाएगा, बराबर। अब मैं क्या करूं, इतना होने के बाद अब क्या करें, अब डायरेक्ट R बराबर लिखो, यानी वक्रता त्रिज्या लिखो। तो इस R बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा CP लिख दूँ, कोई दिक्कत। R बराबर हमने क्या लिख दिया, CP। ओके सर। अब क्या करें, या करो या यहीं पर आगे बढ़ाओ। CP को क्या लिख सकते हो, तो CP को मैं लिख सकता हूँ CF प्लस FP। अरे भैया देखिए CP जो है जिसको हम वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु मिल गया है तो हम इसको CF प्लस FP नहीं लिख सकते हैं, बताइए कोई समस्या। या
R बराबर CF प्लस, इस FP को या तो अभी रहने दो, अभी रहने दिया जाए, ये R बराबर क्या हुआ था, R बराबर CF प्लस FP। एक मिनट कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई, मैं क्या लिखा था, R इज इक्वल टू CF और प्लस में PF। चलिए आगे बढ़ते हैं, या अभी डायरेक्ट करना ठीक बात नहीं है। R बराबर पूरा CP और उसके बाद हम तब लिखते हैं CF और प्लस PF। ठीक है, अब बताइए मुझे, या R बराबर CF देखिए यहाँ पर ढूंढिए तो FB के बराबर है, यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं, तो मैं CF को अभी फ़िलहाल मैं क्या लिख रहा हूँ, FB। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर आपने FB क्यों लिखा, तो थोड़ा सब्र करिए, फ़ायदा कमाना चाहते हैं भैया, थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। सब्र का फल क्या होना चाहिए, क्या होता है बताइए, मीठा होता है ना। तो CF के जगह पे अभी हमने क्या लिखा, FB लिखा। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से। ओके, चलो अब भैया आप थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। अब क्या करने वाले हैं, आप थोड़ा सा FB पर विचार करिए। FB पे ऐसा हो कि B बिंदु P के पास होता, B बिंदु कहाँ पे, P पे, और ये कब होएगा, जब ये दर्पण जो है से इसका द्वारक जो है और छोटा होता। तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, यदि दर्पण का द्वारक कम हो तो बिंदु कौन वाला, B, P के काफ़ी नज़दीक होता। यानी कि हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि जो FB डिस्टेंस है वो लगभग में किसके बराबर हो जाएगा। अगर B P के पास ही चलाएगा, तो ये जो FB है, B के जगह पे क्या आप लिखिए, B के जगह पे F को F रहने देते हैं और B के जगह पे क्या लिख देते हैं, P। अब ये ना बोला गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और सुधार कर लेते हैं, यहाँ पे नाम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, FP, ज़्यादा सहूलियत होगा। चलिए तो अब क्या करें, तो इसीलिए बताओ R बराबर क्या होने वाला है, तो इस R बराबर FB देख रहे हैं, FB की जगह पे क्या लिखने के लिए सिखा रहे हैं हम, FP लिखने के लिए सिखा रहे हैं। इस FB के जगह पे क्या लिखने के लिए सिखा रहे हैं, FP। फिर उसके बाद क्या है, FP। अब मुझे बताइए कि इस R बराबर क्या हो जाएगा, FP, और FP कितना, क्या मैं कर रहा हूँ यार, बार बार मिस्टेक हो जा रही है। FP, तो यहाँ पर दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2FP। अब मुझे बताइए कि ये जो FP है वो क्या है, फोकस दूरी, यानी कि 2F। तो देख रहे हैं ये रिलेशन आपके सामने फाइंड आउट होकर के आ चुका है, किसके बीच, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच। या हम इसको लिख सकते हैं F = R/2। मतलब कि किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है। या मैं इसी के जगह पे क्या बोल सकता हूँ कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। कहने का मतलब है कि अगर ये वक्रता त्रिज्या, अगर ये जो है वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
अगर फोकस दूरी ही 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे काफ़ी बारीकी से धीरे धीरे हमने इसको सिद्ध किया है। तो कैसा रहा, आगे बढ़े हम, समझ में आया? टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ा लेते हैं। अब आपको लग रहा हो कि सर मैं इसे थोड़ा सा ना टाइप करना चाहता हूँ, लीजिए तो टाइप कर लीजिएगा आप इसे, और कर दूँ? ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या है, क्लियर हुआ? इसमें लिखा क्या हुआ है, अगर हम इससे दो अलग अलग शब्दों में समझे बांट करके, तो लिखा हुआ है प्रति और फिर लिखा हुआ है क्या, बिंब, है ना। प्रति को इंग्लिश में बोले तो कॉपी और बिंब को इंग्लिश में बोले तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉपी क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, है ना। अब आप ही बताइए, कॉपी अगर कह रहा है तो कॉपी भैया उसके जैसा होना चाहिए, समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे समझिए, आप दुकान गए या मान चलिए किसी स्टूडियो पे गए हैं, फोटोकॉपी वहाँ पे कराने गए हैं, आप एक कोई डॉक्यूमेंट लिए हैं, आप उसको फोटोकॉपी कराए तो बिल्कुल वैसा ही आता है ना। जैसा आपका ओरिजिनल पेज होता है आपके पास, वैसा ही आता है। तो वो उसका फ़ोटोकॉपी हो गया। हम कह सकते हैं यह भी कि वह उसका क्या हो गया, इमेज हो गया। इमेज, अब इसको थोड़ा सा दर्पण से रिलेट करके पढ़िए कि अगर आप दर्पण रखे हुए हैं, दर्पण मतलब ऐनक, है ना। तो ऐनक रखे हुए हैं तो उसमें देखिएगा तो तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देगा। अरे भैया तुम हो तो तुम ही दिखोगे, तुम हो तो तुम ही देखोगे, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप राम हैं तो राम की जगह पे श्याम दिखने लगेगा। तो जो आपको यहाँ पे इस मिरर में आप जो दिख रहे हैं, यह आपका इमेज हो गया। ये हम हैं, अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। तो उसी इमेज को हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं कि इमेज क्या है। तो आइए तुम देखते हैं भैया इमेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। कहता है परावर्तन से रिलेट करके कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, डेफिनेशन लिखा गया। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक प्यारा सा बिल्कुल क्यूट सा हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं हम एक ले लेते हैं समतल दर्पण ले लेते हैं। समतल दर्पण कैसा बनेगा भैया, समतल कांच का ही भाग है वो। एक तरफ इसको हम क्या कर देते हैं, ये लीजिए यार, इसको पेंट कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके सामने क्या बन गया, जल्दी से बोलो, ये बन गया समतल दर्पण। बोला क्या गया है, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत क्या है, तो जिससे प्रकाश निकले, है ना।
तो आइए एक हम पॉइंट सोर्स ले लेते हैं और उस पॉइंट सोर्स को हम यहाँ पर लिए हैं, इसका नाम है ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं इसको, मान लो या बिंदु स्रोत का नाम हमने वो ले लिया है। तो कहा कि इससे क्या करो आप कि किरणें को निकालो, किरण को क्या करो निकालो। तो लीजिए मैंने किरण को क्या किया निकाला। एक किरण आप ऐसा करो कि अगर आप इमेज बना रहे हैं समतल दर्पण में तो एक किरण जो होना चाहिए समतल दर्पण के ठीक लंबवत होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि समतल दर्पण पर जो किरण लंबवत जाएगा वो उसी पथ से क्या करेगा वापस जाएगा। ठीक है, तो एक किरण इस प्रकार से गया है लंबवत, तो जिस पथ से गया उसी पथ से वापस आ गया। एक और किरण ये हो गया, एक और किरण ये हो गया, ये अब ये क्या होगा बताइएगा। तो ये परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए क्या करेगा वापस आएगा। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं हम क्या अभिलंब, है ना। ये क्या बन गया है, ये अभिलंब हो गया। तो जितना ये एंगल है यहाँ पे उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगा वापस जाएगा। ठीक है, तो ये किरण क्या हुआ परावर्तन के बाद गया। कहा क्या गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, तब परावर्तन के बाद आप देखिए इधर, अगर इधर आप मतलब इंतजार कर रहे हैं कि इधर मिलेगा, तो ये किरणें हैं जो क्या हो रहा है इस प्रकार से इधर और ये जा रहा है इधर, तो ये फैलते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परावर्तन के बाद ये दोनों के दोनों किरणें जो हैं कहीं ना कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब है कि आप इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बना है यहीं से लग रहा है ये दोनों किरणें क्या, देखिए भैया वहीं से लग रहा है कि वहीं से किरण क्या हो रहा है, ये दोनों किरण आ रहा है। तो यहाँ पर जो बना है यही बना है इमेज, किसका इमेज, तो ओ का इमेज बना है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का परिभाषा और प्रतिबिंब के परिभाषा के साथ साथ ये इसका डायग्राम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज का प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिबिंब का प्रकार। चलिए आ जाइए भाई, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा भाई, एक हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, कहता है ध्यान से देखिएगा, कहता है किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में क्या होती है, मिलती है,
उससे, है ना, उससे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब कहें अगर इसका डेफिनेशन दीजिए तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वही बात दम इसी तरीक़े से डेफिनेशन उसका भी होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, अब यहीं से थोड़ा सा, एक मिनट, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, वास्तव में मिलती नहीं, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इन दोनों डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, रे डायग्राम की सहायता से समझने का ट्राई करते हैं। आइए इसको आप, चलिए भैया थोड़ा सा ऊपर चलिए, चले गए, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। चलिए आ जाइए, आप इधर आइए भैया, थोड़ा सा आप कटिंग फटिंग हो जाइए, बहुत बड़ा एरिया ले ले हैं आप। देख लीजिए, ये पे, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप क्या करिए, इससे किरण निकालिए। तो एक किरण ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये किरण जो है वक्रता त्रिज्या के डायरेक्शन में गया है भैया। तो ये किरण जो है क्या करेगा, जिस पथ से गया उसी पथ से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। इतना क्लियर है। अब एक किरण और ले लीजिए, एक किरण और ले लीजिए, मैंने ये ले लिया। अब ये किरण लेने के साथ ही आप क्या करो कि ये किरण परावर्तित होगा, बिल्कुल नो डाउट। तो इसके लिए पहले अभिलंब बना लीजिए। अभिलंब यहाँ से होगा, सॉरी यार, अभिलंब कहाँ से होगा, इसको हटाओ। ये मान लीजिए कि एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया सेंटर, और यहाँ पर हो गया फोकस। एक ऑब्जेक्ट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या करता हूँ, एक किरण को निकालता हूँ। ये किरण गया तो जिस पथ से गया उसी पथ से क्या हो जाएगा, वापस, क्योंकि 90 डिग्री पे वक्रता त्रिज्या के अलोंग गया है। एक किरण और ले लेते हैं, ये रहा एक किरण और। अब ये जो किरण है इसको हम परावर्तित कराएंगे कैसे, तो पहले तो हम सेंटर को मिलाते हुए, सेंटर को
मिलाते हुए एक अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अभी हमने क्या बनाया, अभिलंब। अब जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल बनाते हुए ये किरण क्या करेगा, यहाँ से वापस आएगा, है ना। तो देखिए, तो परावर्तन के बाद, है ना, इमेज क्या है, किसी बिंदु स्रोत से, तो इस बिंदु स्रोत से दो किरणें हमने निकाला, एक ये और एक ये, कम से कम दो रे निकालना होगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद तो ये किरण गया परावर्तित इधर हुआ, और एक किरण ये गया तो ये इधर परावर्तित हो गया। जिस बिंदु पर क्या कहा कि जिस बिंदु पर वास्तव में क्या करती है, मिलती है, तो इस बिंदु पर वास्तव में क्या हुआ है, मिला है। तो यहाँ पर जो इमेज बना है यही इमेज कैसा इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बन के क्या है, तैयार है। अब अगर हम कहें वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब को समझना है तो ये वाला डायग्राम में आइए जो पहले से बना रखे थे, है ना। देख रहे हैं यहाँ जो इमेज जो बन रहा है, ये कैसा इमेज बन रहा है, ये जो बन रहा है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन तो अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि किसी बिंदु स्रोत से ये फर्स्ट किरण, ये सेकेंड किरण परावर्तित हुआ, फर्स्ट वाला, और ये सेकेंड वाला इधर। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, इधर तो नहीं मिलने वाला है, तो इस बिंदु से लग रहा है कि आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को, इस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ करके अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में, किस दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, है ना। तो फिर से थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि अगर आप समतल दर्पण में क्या करना चाहते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करना चाहते हैं, तो पहले एक ये वाला बात ध्यान रखिए कि ये अगर समतल दर्पण है या कोई भी दर्पण है, उसमें कोई किरण अगर इस प्रकार से लंबवत रूप से आपतित हो रहा है, अगर ये किरण लंबवत रूप से क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो ये इसी पथ पर क्या जाएगा, वापस चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर हम कहें अभिलंब बनाओ, तो अभिलंब भी तो इसी पर होगा, तो नॉर्मल भी इसी पे और आपतित किरण भी यहीं पे, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, बिल्कुल जीरो होगा, नो डाउट। और तो परावर्तन कोण इसके क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि परावर्तन कोण जीरो तब होगा जब ये किरण इसी पे क्या हो जाएगा, वापस जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण पर लंबवत रूप से आपतित किरण उसी पथ पर चला जाता है जिस पथ से वो आया था, और यहाँ पर आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है कि समतल दर्पण में इमेज जो बनेगा उसकी बात करिए, है ना। तो देखते हैं भैया क्या करूं, तो पहले तो एक ठो समतल दर्पण बना लेते हैं। ये अभी मैंने एक रेखा मात्र लिया है और इस तरीक़ा से इसको कलई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ये बन गया समतल दर्पण। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। लीजिए भाई, एक हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। चलो, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ ए, और इसका नाम ले लेते, यहाँ पे नीचे पे ले लेते हैं बी, यानी ए बी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ए बी ऑब्जेक्ट का हम इसमें इमेज बनाना चाहते हैं और उसके लिए रेग डायग्राम भी बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएं, तो मान लीजिए कि पहले इस बिंदु का, ए बिंदु जो हमने लिया है, पहले उसका इमेज बनाने का ट्राई करते हैं। तो कैसे बनेगा, तो हमने अभी अभी कहा कि एक किरण जो जाना चाहिए वो समतल दर्पण पर कैसे आपतित कराओ, आप समतल दर्पण पर कैसे आपतित कराओ, 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री से जाएगा वो कैसे परावर्तित होगा, तो जिस पथ से गया उसी पथ से वापस। कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूं, अब इसी प्रकार से साथ में ये भी लेकर के चलो, बी वाला का भी कर लो। यहाँ से बी
ठीक है। ये किरण गया, ये वापस, इससे एक और किरण लेकर के जाओ, ये लीजिए एक किरण और गया। उसी प्रकार से इससे भी एक किरण और लेकर के हम गए हैं, है ना। ये किरण देख रहे हैं जा रहा है, तो ये भी कैसे होगा, इसी से लौटेगा नहीं, ये 90 डिग्री पे आपतित दर्पण पे नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक अभिलंब बनाने का ट्राई करेंगे। तो अभी हमने जो बनाया वो क्या है, बोलो ना क्या है। तो ये जो है अभिलंब बन के क्या है, तैयार है। ठीक है, यहाँ भी अभिलंब बना लेते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्मल, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बना है, आपतन कोण। ये क्या है, आपतन कोण, यहाँ डैश लिख देते हैं। तो जितना आपतन कोण है उतने परावर्तन कोण बना करके क्या होगा, ये किरण वापस जाएगा। चलिए, लगभग बराबर है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे, चलो अच्छी बात है। ये किरण उतना ही बनाते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है। सेम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी क्या होगा, तो जितना एंगल है उतने एंगल बनाते हुए क्या करेगा, वापस जाएगा। तो ये किरण गया है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर आ जाइए, गया है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ये हो गया अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और यहाँ पर भी आपतन कोण बराबर ये वाला परावर्तन कोण। आप ज़रा सा देखिएगा, इस बिंदु स्रोत का जो हमने इमेज बनाया, यहाँ पर ये दोनों, ये फर्स्ट वाला किरण, ये सेकेंड वाला किरण, समझिएगा, परावर्तन होने के बाद फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकेंड वाला का परावर्तन यहाँ। तो ये दोनों किरण जो है कैसे जा रहा है, ये इधर और ये इधर, तो मिलने से रहा। इसका मतलब है कि ये दोनों किरण जो है कहीं न कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी। तो चलिए भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप इधर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये इधर से, ला 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 ला, ये लीजिए। तो अभी हमने देखा क्या कि ए का जो इमेज है यहाँ पे बन के क्या है, तैयार है। तो उसी प्रकार से बी के साथ खेला होगा, बी के साथ खेला खेलिए। अब ये जो है एक किरण ये है, ला ला ला, ये किरण यहाँ पे, तो लगेगा कि इधर से ये किरण थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है इसका, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको इधर करूँगा, ठीक है। तो इस बी का जो इमेज बन गया वो कहाँ पर बन गया, यहाँ पे। तो इस प्रकार से ए के ठीक नीचे जब बनाइएगा तो इसी पे बनेगा, है ना। ए के ठीक बिंदु वाला का यहाँ पर इमेज, ठीक उसके नीचे वाला का यहाँ इमेज, इस प्रकार से बी डैश का इमेज, बी का इमेज वहाँ पे बन गया। यानी कि जो इमेज बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो यही बनेगा, इसी जगह पे बनेगा। बोलिएगा, जल्दी से बोलिए, ला 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 ला। चलिए, तो यहाँ पर इस ए बी का इमेज जो है यहाँ ए डैश बी डैश पे बन के क्या है, तैयार है। तो बिल्कुल दम बारीकी लेवल से लेकर के चले हैं, समझ में आया है आपको। दम एक लाइन एक चीज़ को हम यहाँ पर दिखाए हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद ए बी का हमने इमेज बना दिया वहाँ ए डैश बी डैश। अभी एगो बना लीजिएगा आप, थोड़ा सा दर्पण को ऐसे कर लो, आप दर्पण को आप ऐसे बनाओ, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज आप अपने से कॉपी पर ट्राई करके देखो बना पाते हो या नहीं। बिल्कुल हम क्या करेंगे, पहले ए से क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक किरण निकाल लेंगे ऐसे लंबवत, ये जैसे जाएगा वैसा ही जाएगा। एक और एंगल पे ले लेते हैं, यहाँ पर अभिलंब बना लेते हैं, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। तो ये दोनों किरण मिल नहीं रहा है, तो आगे कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे, तो ये एक किरण कैसे
दर्पण पे लंबवत ही जैसे आया वैसे जाएगा, और एक किरण को एंगल पे डेविएट करते अभिलंब बनाएंगे, जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये जा रहा है इधर, तो लग रहा है कि अब ये कहीं न कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर ये बन गया इमेज, पूरा ए बी का इमेज इधर बन गया। अब इतना जब हम कर दिए हैं तो काहे नहीं हम लोग ये देख लेते हैं अब सबसे फर्स्ट में, या हम अभी देख लेते हैं क्या कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देख लिया जाए। जो समतल दर्पण में जो इमेज बना है उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना है, कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी या वास्तविक। तो आभासी बना है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाले, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं, जरा बताना क्या क्या होंगी। सबसे पहला कि सर इसका जो इमेज बना है वो कैसा इमेज बना है, तो आभासी बना है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि प्रतिबिंब इसमें, माने किस में, समतल दर्पण में, तो इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। कैसा इमेज बनता है किसी वस्तु का, इसमें किसी वस्तु का इमेज कैसा बनता है, इसमें किसी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर, इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष सीधा, और बताइए सीधा, और इसके अलावा क्या बताइएगा, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार बराबर होता है। मतलब समझ रहे हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है तो बनने वाले इमेज का भी हाइट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। और एक चीज़ और इससे पहले कि वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अगर वस्तु इधर है, सीधा मतलब कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये समतल दर्पण है और इस प्रकार से इसका इमेज बना है। ये ऑब्जेक्ट मेरा हाथ है तो इसका इमेज भी इसका इधर ही बनेगा। ये नहीं कि हाथ मेरा इधर है तो इसका इमेज इसका बन जाएगा इधर। समझ में आया। तो सापेक्ष सीधा होता है का मतलब क्या है कि ये मार्कर का इधर मुंह है भैया, लिखने वाला पोर्शन है, अगर इधर है तो समतल दर्पण में जो दिखेगा ऐसे ही दिखेगा, ऐसे नहीं। तो ये सापेक्ष रूप से उल्टा हो गया है ना। तो इस प्रकार की इमेज का भी जिक्र होगा, घबराइए नहीं। आगे तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में क्या कहता है कि ये जो इमेज है अगर इस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इधर भी ये पीछे जो इमेज बन रहा है, आप जब देखिएगा खड़ा होकर के समतल दर्पण में, है ना, तो देखिएगा कि जितना दूर में हम आगे, मतलब दर्पण से जितना हम आगे हैं उतना ही हमारा इमेज उसमें पीछे दिखेगा। तो मतलब समझ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर आगे है तो इमेज कितना सेंटीमीटर पीछे दिखेगा, 20 सेंटीमीटर दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही
अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है ना। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट है और पीछे बना है क्या, इमेज। चौथा नंबर में लिख सकते हैं वही जो अभी हम बताने जा रहे थे कि इसमें प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे होता है। समझ में आई बात? दर्पण से क्या होता है, आगे होता है। और सबसे लास्ट और सबसे खूबसूरत, इसमें जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है ना। और इस परिवर्तन को बोला जाता है पार्श्विक परिवर्तन। और यहाँ से कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं। तो इसको समझाने से अच्छा है कि हम एक ही बार में आपको हम ये बता दें कि पार्श्विक परिवर्तन का मतलब क्या है। तो आइए देख लीजिए पार्श्विक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया। पार्श्विक परिवर्तन कहता है पार्श्विक परिवर्तन का तात्पर्य पार्श्विक परिवर्तन का तात्पर्य किसी वस्तु के बाएं या दाएं भाग का प्रतिबिंब में दाएं बाएं में परिवर्तित होने से है। थोड़ा सा देख लीजिए परिभाषा, क्या हम सही सुटेबल लिख पाए हैं? क्या बोले हैं? पार्श्विक परिवर्तन का तात्पर्य किसी वस्तु के बाएं या दाएं भाग प्रतिबिंब में, क्या दाएं या बाएं में, मतलब कि जो बायां रहेगा वो किस में, दायां में, और जो दायां भाग रहेगा वो किस में, बायां भाग में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये क्या है, इमेज दर्पण है, समतल दर्पण है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इधर इसका राइट पोर्शन है और इसका इधर क्या है, लेफ्ट पोर्शन है। तो इसमें जब ये इमेज बनेगा तो राइट वाला पोर्शन इधर और लेफ्ट वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। इसको हम एक ABCD के अक्षर से लेकर के बताते हैं कि अगर ये R हो गया तो इसमें जो R कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो यही इसका मतलब हो गया पार्श्विक परिवर्तन का, है ना। बाकी इसका और हम परिभाषा क्या सही तरीक़ा से दे सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन परिभाषा इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। रुकिए हम इसका परिभाषा को और खूबसूरत बनाते हैं। आइए भैया आइए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो वस्तु का
बायां भाग, वस्तु का बायां भाग दाएं एवं दायां भाग बाएं भाग में परिवर्तित हो जाता है ना। यह परिवर्तन पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन क्या कहलाता है? पार्श्विक परिवर्तन। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक अक्षर लिख लेते हैं भाई, आर, है ना। तो ये आर जो है इसमें कैसे दिखेगा? ये आर जो है इसमें इस प्रकार से दिखेगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि अगर ये लेफ्ट पार्ट है तो लेफ्ट पार्ट देखिए किधर हो गया, उधर, और इसका जो राइट पार्ट है वो किधर हो गया, इधर, है ना। या इसको ऐसे समझिए, इसको हम हटाते हैं, ये जो इमेज बना है देखिए, तो इधर वाला ये लेफ्ट पोर्शन और इधर वाला ये राइट पोर्शन है। तो देखिए, तो लेफ्ट वाला किधर चला गया है, इधर राइट बन गया है, और राइट वाला क्या बन गया है, लेफ्ट। तो यह जो परिवर्तन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया ये वाला टर्म। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है इसमें, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आइए उस पर विचार कर लेते हैं। आइए, पहला, करागोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये क्या मतलब हमें बताने वाली बात है? अभी तुरंत तो देखें कि r बराबर क्या होता है, 2f, या तो फिर हो सकता है f बराबर r/2। तो बताइए कौन वाला मैच करता है, कौन वाला? r बराबर 2f, यहाँ पे कैपिटल R लिखना चाहिए था इसको, तो कहाँ पर है, r बराबर 2f, r बराबर 2f, यही तो मैच कर रहा है। और देख लीजिए f बराबर r नहीं, f बराबर r/2, ये भी मैच कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, कैसे, f बराबर r/2 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और r बराबर f/2 भी नहीं, है ना। तो समझ में आया, ये तो मैच कर ही रहा है यार। क्या कर रहा है, f = r/2, है ना, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये वाला भी, ओके, आगे बढ़ा जाए। करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? दम एक नज़र में बनाइए, काल्पनिक प्रतिबिंब। आगे बढ़ा जाए। करा निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? वक्रता त्रिज्या दे दिया है 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा भाई? तो फोकस दूरी हो जाएगा r/2। तो r कितना है? 32 और बटा 2 बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तेरा में क्या हो जाएगा बाबू? उत्तल दर्पण की, थोड़ा सा यहाँ चिन्ह परिपाटी भी लगा दिया है तो इसका हम आगे जिक्र करेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, यानी हम यहाँ पर फिलहाल क्या लिखेंगे? प्लस। मेरा माइनस भी दे रखा है, हालांकि इसे हमें भी नहीं देना चाहिए था, कोई बात नहीं। प्लस 16 सेंटीमीटर। फिर कह रहा फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। था अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 2f, यानी कि 20 दूनी के 40, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है। तो यहाँ तो खैर माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अभी तुरंत देखें, 0 डिग्री। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर? मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।